अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो जो है वो सिंध बोर्ड के अंदर इस चैप्टर 2 में जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की, इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं तो इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पर। और इन केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से रिएक्शंस को हम इजीली आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल 14 हमारे पास यहाँ पर रिएक्शंस आपको मिलेंगे जिसको यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस को लेकर परेशान होते हैं और कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से कंप्लीट किया जाए, किस तरह बैलेंस किया जाए। तो कंप्लीट करना और बैलेंस करना दोनों में यहाँ पर आपको जो है वो सिखाऊंगा। और आपको पता है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों पोर्शंस में इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो तमाम स्टूडेंट जिनको केमिकल रिएक्शंस से डर लगता है या फिर वो इसको समझ नहीं पाते हैं तो वो देख लें किस तरह से हम जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो इस चैप्टर के सारे इक्वेशंस वन गो में वन शॉट में यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के PDF नोट्स रिक्वायर हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ दिस वन। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, देन आई विल सेंड यू द PDF नोट्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज के। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शंस के टाइप किस तरह से होते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको कहा जाता है एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे एक एलिमेंट ए है, वो एक एलिमेंट बी से रिएक्शन करता है और दोनों ऐड होकर ए बी की फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो जिसमें दो एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं, इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास चार इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको हम एडिशन रिएक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। तो चार तो नहीं बल्कि सॉरी 5 इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको हम एडिशन रिएक्शंस कह सकते हैं। अब उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इस हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन और इसके रिएक्शन से क्या बनेगा। अब देखिए, इसका सिंपल ट्रिक ये है कि क्रोमियम और ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें मिलाकर लिख देना है। जैसे CR और O को हम लोग जो है उस तरह से कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद वैलेंसीज की बात की जाएगी। वैलेंसी को इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। क्रोमियम की जो वैलेंसी होगी वो ऑक्सीजन के नीचे आएगी और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो क्रोमियम के नीचे आएगी। तो अब जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी तो फिक्स रहेगी -2 तमाम कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। और क्रोमियम जो होता है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इस वैलेंसी को इंटरचेंज करें तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा Cr2O3, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा जिसका नाम हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा यहाँ पर और ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। देन जस्ट वी नीड टू बैलेंस इट। अब बैलेंसिंग एक सिंपल प्रोसीजर होता है बैलेंस करने का, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो देखिए, जैसे कि क्रोमियम यहाँ पर 1 है, यहाँ क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा लें। और ऑक्सीजन यहाँ पर वैसे 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब देखिए, क्रोमियम यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो इधर पर बेहतर है कि इधर पर 2 लगाया जाए। 3 × 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर 3 लगा लें। और क्रोमियम की जगह पर यहाँ पर हम लोग क्या कर लें भाई, यहाँ पर हम लोग 4 लगा लें, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड पे नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है आयरन के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करना है Fe। तो Fe आप जानते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ आयरन। तो आयरन का रिएक्शन यहाँ ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या एयर से रिएक्शन करेगा, चूँकि यहाँ आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन है तो ऑक्सीजन असल में एयर ही यहाँ पर है, तो आपको पता रस्ट की फॉर्मेशन होती है। अब किस तरह से होगी? सेम एडिशन रिएक्शन से दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सो दिस विल बी FeO। तो FeO यहाँ पर बनेगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पहले -2 होती है, मैंने आपको बताया। और Fe की वैलेंसी जो है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पे +3 रहती है, तो Fe +3 रहेगा ये। तो जब हम इसको वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो दिस विल बी Fe2O3। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा Fe2O3। अभी कंपाउंड क्या बनाएगा? ये कंपाउंड कहलाएगा फेरिक ऑक्साइड।
दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। चूँकि फेरिक ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं, चूँकि जो हमारे पास Fe+3 आइंस होते हैं तो Fe+3 आइंस को हम लोग फेरिक आइंस कहते हैं। तो ये फेरिक ऑक्साइड हमारे पास बना है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड Fe+2 आयन होता है। तो याद रखिएगा आयरन दो तरह से एग्जिस्ट करता है, Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है और Fe जो है वो हमारा +3 में भी एग्जिस्ट करता है। Fe+2 हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज फेरस, और जो Fe+3 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेरिक, ठीक है। तो ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना, इसी को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है या फिर इसी को हम लोग रस्ट भी कह सकते हैं। इस कंपाउंड को यही रस्ट है या फिर इसको हम लोग उर्दू में जंग कह सकते हैं, जो लोहे वगैरह में लगता है, ठीक है। तो बैलेंस करना इसके बाद इन द एंड रह जाएगा बैलेंसिंग, जैसे कि मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। सेम बैलेंसिंग होगी यहाँ पर 2 आ जाएगा, देयर विल बी 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, FeCl। तो Fe यहाँ पर कर लेंगे, फिर Cl कर लेंगे, और जैसे कि आप जानते हैं Cl-1 वैलेंसी में होता है, आयरन +3 पर होगा, तो ये हमारे पास FeCl3 हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्या कि ये हमारे पास नाउ दिस विल बी फेरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। और बैलेंसिंग जो है वो फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ 2 लगा लें पहले, फिर यहाँ पर 3 कर लें और यहाँ पर 2 कर लें, तो ये इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस है। तमाम आयरन और क्लोरीन दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है Mn+Cl2, तो मैंगनीज का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। अभी जो Mn जो हमारे पास कंपाउंड है, सो दिस Mn इज कॉल्ड मैंगनीज। ये मैग्नीशियम नहीं है, दिस इज मैंगनीज। तो Mn+Cl2 व्हेन these two will react together then what will be formed? तो MnCl we have to write like this, और फिर Mn की वैलेंसी नॉर्मल कंडीशन पे +2 रहती है एंड Cl इज -1, सो द फाइनल इक्वेशन इज MnCl2। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, दिस इज मैंगनीज क्लोराइड। देन जस्ट वी नीड टू बैलेंस इट, और ये ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है, तो वी नीड नो नीड टू बैलेंस इट फर्दर। नेक्स्ट इज Mn+O2। अच्छा, ये जो रिएक्शन हमारे पास है मैंगनीज का ऑक्सीजन के साथ, अब ये रिएक्शन थोड़ा सा एक्सेप्शन है। देखें जो रिएक्शन अभी हमने ऊपर सारे किए, ये जो ऊपर हमने सारे रिएक्शन किए वो एक सीक्वेंस पर चल रहे थे, लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है ना Mn+O2, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है। किस तरह से, देखो Mn+O2 से रिएक्शन होगा, जैसे Mn मैंने बताया कि +2 स्टेट पर है, तो सिंपल आपको क्या बनाना होगा, MnO आप कर देंगे, इस तरह से ऑक्सीजन -2 है और Mn+2 है, तो ये वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो MnO बन जाएगा। तो सिंपल यही आंसर लाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें 2 कंपाउंड बनते हैं, एक Mn+2 वो स्टेट वाला बनता है और एक और कंपाउंड बनता है MnO से ऑक्सीजन तो -2 ही रहता है, लेकिन मैंगनीज यहाँ पर +3 रहता है, तो ये बन जाता है Mn2O3। तो MnO और Mn2O3 जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं Mn3O4। तो जब आप अपने बुक में चेक करेंगे तो ये Mn3O4 बना हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। तो ये मैंगनीज का +2 वाला ऑक्साइड भी बनाएगा और +3 वाला ऑक्साइड भी बनाएगा। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, यू नीड टू रिमेंबर इट। देन इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3 लगा लेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, द होल इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा अभी सारे एडिशन रिएक्शंस को, कि किस तरह से एडिशन रिएक्शंस किए जाते हैं। तो ये चंद रिएक्शंस तो एडिशन रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं। ये 3 रिएक्शंस हैं जो हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहला रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्शन करता है। इसमें हमारे पास एक एलिमेंट होगा, दिस एलिमेंट विल बी रिएक्टेड विद अ कंपाउंड, इसका किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है तो ये एक एलिमेंट है, ये BC नाम के किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है, तो क्या होगा, A जो है वो हम कह सकते हैं कि B के साथ C के साथ अटैच हो जाएगा और B अलग हो जाएगा, तो AC+B की फॉर्मेशन होगी। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब जैसे यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस आपको दिखे हुए 3 रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में, तीनों हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे क्रोमियम + HCl, तो Cr यहाँ पर किसके साथ जुड़ेगा, HCl के साथ, तो ये हमारे पास CrCl बनेगा, देन प्लस
H अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन चूंकि एक गैस है, गैस इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, दैट्स वाई H2 आएगा यहाँ पर। और क्रोमियम की वैलेंसी +3 होती है, और जैसे Cl-1 होता है तो CrCl3 बनेगा, क्रोमियम क्लोराइड। जस्ट बैलेंस कर लेंगे उसके बाद हम इसे, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन 2 है, 3 है ना। तो अगर हम क्लोरीन में अगर यहाँ पर हम 2 लगा लें और यहाँ पर 2 कर लें और यहाँ पर 3 कर लें और यहाँ पर 6 कर लें, तो देखें हाइड्रोजन बैलेंस है 6-6, क्लोरीन 6-6 बैलेंस है और क्रोमियम 2-2 बैलेंस है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हम देख लेते हैं, ये भी हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। अब क्रोमियम क्या करेगा इसमें, फिर वही सेकंड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, दिस विल बी फॉर्मिंग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा Cr2O3 और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी +H2। जस्ट अब हम इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 3 है ना, तो यहाँ 3 लगा लेंगे, क्रोमियम 2 तो 2 लगा लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लगा लेंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर इसी तरह से सेम मैग्नीज का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। दिस मैग्नीज विल रिएक्ट विथ सल्फेट फॉर्मिंग MnSO4 मैग्नीज सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, तो ये हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। तो बेटा ये तीनों इक्वेशन सिंगल डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से कंप्लीट और बैलेंस किए जाते हैं। अब इस रिएक्शन के बाद थर्ड टाइप के रिएक्शन आते हैं। अब ये जो है वो सब जो थोड़े डिफिकल्ट रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जो हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, व्हाट इज एक्चुअली अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, दिस इज एक्चुअली एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चल रही हो तो उसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडक्शन का मतलब जैसे कि आप जानते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन चार्ज, किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज, किसी भी एटम का चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन इज व्हाट, इट इज एक्चुअली डिक्रीज इन चार्ज, किसी भी एटम पर चार्ज कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में इसी तरह से होता है कि एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, या फिर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में एक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो रेड और ऑक्स का मतलब ये होता है दैट इज रिडक्शन, और ऑक्स मतलब यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखिए अब इसके रिएक्शंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो वो समझना पड़ेगा इसको आपको, हाउ टू सॉल्व देम। अब जैसे हमारे पास 1 2 3 मल्टीपल इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं, सो 1 2 3 4 5, सो 5 रिएक्शंस हमारे पास हैं। अच्छा देखिए याद रखें जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसमें 3 प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, ठीक है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक होता है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका रिएक्शन हमारे पास होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट से। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जब भी रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमें क्या होगा कि 3 प्रोडक्ट्स हमें हासिल होंगे, जिसमें एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा और एक रिडक्शन प्रोडक्ट होगा। और इसमें H2O जो है ना वाटर, ये हमारे पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये लाजमी हर एक रिएक्शन में आएगा। जिससे फर्स्ट इक्वेशन है वॉट एवर कोई भी है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, तो उसमें देखो H2O कहीं ना कहीं तो आना है, तो मैंने +H2O पहले यहाँ पर लिख दिया है, तो ये तमाम में आएगा। जैसे सेकंड वाले रिएक्शन है इसमें भी +H2O आ रहा होगा कहीं ना कहीं, थर्ड वाले में इसमें भी कहीं ना कहीं H2O हमारे पास बन रहा होगा। जितने भी रिएक्शन है H2O उसके अंदर बनेगा। बाकी क्या चीज़ बनेगी, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अब ये सोचने की बात है क्या चीज़ बनने वाली है, तो मैं दिखाता हूँ। अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। अब Cr2O7 - 2 जो आइन हमारे पास है, तो इस आइन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डाइक्रोमेटाइन। ये हमारे पास डाइक्रोमेटाइन कहलाता है, और डाइक्रोमेटाइन हमारे पास क्या है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट में मौजूद होता है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन हमारे पास आयनिक इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग आयनिक इक्वेशंस कहते हैं, जिसमें
आइंस लगे हुए होते हैं, तो इनको सॉल्व करना आसान होता है। इसी की बनिस्बत इसके मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अब डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके रिएक्शन होगा Fe+2 आयन से। Fe+2 आयन ये हमारे पास कहलाता है दिस इज फेरस आयन। और जो H+ यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन एसिडिक है, या ये रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम में हो रहा है। क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी रिएक्शन करता है तो एसिडिक मीडियम में करता है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास H+ मेंशन है। तो प्रोडक्ट हमारे पास 3 बन गए, इसमें एक तो वाटर है, वो तो हमें पता लग गया। अभी क्या होगा कि चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे पास होता है, दो तरह के एजेंट होते हैं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो खुद रेड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। जो खुद रेड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये Fe+2 को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसका चार्ज बढ़ा देगा, मतलब ऑक्सीडाइज करेगा। तो Fe+2 से ये चार्ज हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe+3। जिसका मतलब कि ये फेरस आयन से हमारे पास ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस आयन में बेटा, फेरिक आयंस में ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ गई। उसके बाद खुद को रिड्यूस करेगा। अब यहाँ अगर हम डाइक्रोमेट आयन की बात करें तो यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास निकलेगी वो +6 आएगी। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपको निकालनी आनी चाहिए। आई होप सो। किस तरह से निकलती है, अगर आपको नहीं निकालनी है तो मैं सिखा देता हूँ। तो Cr×2 + O×7 इज इक्वल टू -2। तो Cr की निकालनी है ×2 प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, ×7 इक्वल टू -2। तो Cr×2 माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 2। तो Cr×2 इक्वल टू प्लस का 12। तो Cr बराबर हो गया प्लस का 12 डिवाइड बाई 2 एंड द आंसर इज +6। तो ये इस तरह से +6 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। तो ये अपने आप को चार्ज को कम करेगा ना, डाइक्रोमेट आयन चार्ज कम करके Cr+6 से कितना आ जाएगा, ये क्रोमियम +3 चार्ज पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि डाइक्रोमेट आयन ने खुद को क्या किया, रिड्यूस किया, और सामने वाले को मतलब Fe+2 को इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। तो इस तरह से बेटा कंप्लीट किया जाता है एक रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस करना होगा इसे सिंपली। तो क्रोमियम यहाँ पर 2 है तो इधर पर हम 2 लगा लें, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने 7 लगा लिया। हाइड्रोजन 14 है तो यहाँ पर हमने 14 कर लिया, और ये इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में दोबारा से आप देखें, अगेन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ डाइक्रोमेट आयन फिर से है, तो ये देखो आपको क्या होगा, Cr+3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अभी जो C2O4-2 आयन है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली ऑक्सलेट आयन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन, हमारे पास है, ऑक्सैलिक एसिड का आयन है। तो ऑक्सैलिक एसिड नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, H2C2O4, ये होता है ना ऑक्सैलिक एसिड, लाइक H2C2O4, या फिर इसको कुछ बच्चे इस तरह से भी लिख सकते हैं, COOH ट्वाइस, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर COOH बॉन्ड COOH इस तरह से भी लिखते हैं। ये सब चीज़ें एक ही हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। तो इसी में से अगर इसके H+ अगर आप रिमूव कर दें यहाँ से, तो ये हमारे पास -2 चार्ज ले लेगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन। तो ये ऑक्सलेट आयन में हमारे पास जब हम कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी निकल जाएगी, निकाल लेते हैं। C2O4 बराबर है -2 के, मतलब C×2 + O×4 ये बराबर हो गया -2 के। तो C×2 + -2 × 4 ये बराबर हो गया -2 के। तो C×2 बराबर हो गया -2 और ये प्लस का 8 के। तो Cr बराबर हो गया प्लस का 6/2, तो ये +3 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो क्रोमियम है कार्बन है, ये +3 पे है। अभी ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा मतलब उसकी चार्ज बढ़ेगा इसका, चूँकि क्रोमियम का चार्ज कम हुआ, ये +6 से +3 पर गया, तो फिर ऑक्सलेट आयन का चार्ज बढ़ेगा। अब ये C2O4 है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। अब CO2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन -4 है, तो कार्बन यहाँ +4 है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया इसकी, तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज हो गया। जस्ट वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन एट द एंड। यहाँ पर क्रोमियम को 2 कर लिया हमने, ऑक्सीजन 7 था तो 7 यहाँ पर लगा लिया, तो कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 कर लिया। सॉरी, ऑक्सीजन तो अब बढ़ गया ना, इसका मतलब 7 तो नहीं, ऑक्सीजन 7 से ज़्यादा है। ऑक्सीजन 7 + 4, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, 7 + 4 है, तो 11 यहाँ पर लगा दिया, 11 H2O, बल्कि नहीं 11 नहीं लगाना होगा क्योंकि ऑक्सीजन कुछ यहाँ पर भी है, हमारे पास 4 यहाँ पर है और 7 + 4 11 यहाँ पर है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर इस वक्त बैलेंस है, क्रोमियम यहाँ पर 2 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 है और यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 है। ठीक है, अगर हम 7 लगा दें तो 7 + 4 11 हो जाएगा, तो यहाँ 7 लगाना पड़ेगा हमें, तो और यहाँ 7 × 14, तो यहाँ पर 14H+ लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास अब बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से अब मैंगनीज की बात करते हैं, Mn+2, सॉरी Mn+2 नहीं होगा यहाँ पर, ये मैंने गलती कर दी है, ये इक्वेशन इस तरह से नहीं होगी, दिस विल बी नॉट Mn+2, इसको मैं वाइट कर देता हूँ बल्कि, तो ये जो असल में यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली MnO4 - 1, ये हमारे पास है बेटा। ठीक है, नाउ दिस इज करेक्ट। अब ये जो आइन MnO4 - 1 का Fe+2 से रिएक्शन हो रहा है, तो MnO4 - 1 आइन, इस आइन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट आइन। परमैंगनेट आइन है जो पोटेशियम परमैंगनेट में मौजूद होता है कि MnO4 में, तो ये परमैंगनेट आइन भी हमारे पास क्या होता है बेटा, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पर मैंगनीज अपनी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, +7 पर होता है। अब मैंने निकालना आपको सिखा दिया, आप खुद भी निकाल सकते हैं, +7, तो सिंपल सी बात, H2O तो बनेगा ही, Fe+2 है, अब ये ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में MnO4 - 1 है ना, तो अब ये रिड्यूस होगा, Mn+7 से अपने आप को Mn+2 में कन्वर्ट कर देगा, तो खुद को रिड्यूस कर देगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। देन जैसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा 4, तो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 लगा देंगे और यहाँ पर जस्ट 8 H+ लग जाएगा और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से सेम ये गलती यहाँ पर नीचे भी हो गई है मुझसे, सो लेट मी रेक्टिफाई इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इधर पर भी MnO4 - 1 है, दिस इज अगेन MnO4 - 1। ठीक है, नाउ इट इज बेटर। अब क्या होगा कि सेम देखें, जैसे ऊपर हुआ कि MnO4 - 1 है, ये +7 चार्ज पर है, ये अपना चार्ज कम करेगा Mn+2 और चार्ज बढ़ेगा किसका, C2O4 का ऑक्सलेट आइन का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा एंड देन H2O हमारे पास बन जाएगा, देन जस्ट वी नीड टू बैलेंस इट। तो अब आप देख चुके हो किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस को कंप्लीट किया जाता है। अब अगेन यहाँ पर देख लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 लगा लिया गया, सॉरी पहले कार्बन के लिहाज से बात करते हैं। कार्बन यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 CO2 हमारे पास आ गया। ठीक है, मैंगनीज 1 बैलेंस है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 4 8 है, यहाँ 2 2 4 और 1 5 है, तो ये 4 और 4 8 हो गया और यहाँ पर 8 हमने लगा ली, इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो गई। लास्ट इक्वेशन जो हम देख रहे हैं ना, ये आयनिक नहीं है, तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका आंसर आएगा। अब देखो जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा, दिस इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होने वाला है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ नाइट्रोजन
आप देखेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर निकलेगा आपके पास। किस तरह से देखें, HNO3 है ना, तो H + N + O × 3 = 0। तो ये +1 हो गया हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का निकालना है, प्लस -2 × 3 = 0। तो ये हो जाएगा N = प्लस का 6 माइनस का 1। तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या निकला, प्लस का 5 निकला। तो ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर पर है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत हाई ऑक्सीडेशन नंबर है। कॉपर की यहाँ पर 0 है, तो क्या करेगा, खुद कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा तो Cu+2 आयन बनेगा। अब Cu+2 आयन जो है वो इस नाइट्रेट से रिएक्शन कर जाएगा NO3 से, तो CuNO3 बनाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर ट्वाइस लगा लेंगे, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। सो दिस विल बी कॉल्ड एज क्यूप्रिक नाइट्रेट। ये हमारा क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा। उसके बाद नाइट्रिक एसिड हमारा रिड्यूस होकर बनाएगा NO2। अब आप देखें -4 + 4 यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया, +5 से +4 पर आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। और जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर लॉस भी बनेगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई। देन जस्ट बैलेंस करना है इसे, कॉपर 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस, नाइट्रोजन में से यहाँ पर 2 और 1 3 है, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर हम 4 कर लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पर 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है वो 2 लगा लेते हैं। ऑक्सीजन 4 3 12 है, 3 2 6 6 4 10 + 2 12। इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो गई। तो ये बेटा ये सारे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस थे इस चैप्टर के, किस तरह से इनको कंप्लीट एंड बैलेंस करने हैं मैंने फुल डिटेल में आपको बता दिया। अब आखिरी एक रिएक्शन है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट डाइक्रोमेटिक इक्विलिब्रियम, जिसका इन में से किसी भी एक टाइप से ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट रिएक्शन है, एक कॉन्सेप्ट है जैसे वो आपको समझना है। क्रोमेटाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोमेटाइन क्या होता है, दिस इज CrO4 - 2 आइन, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट। और डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 - 2 आइन। तो क्रोमेटाइन जो हमारे पास होता है उसका कलर होता है हमारे पास येलो, ये पीले रंग का होता है, जबकि डाइक्रोमेट हमारे पास किस कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, या डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्रोमेट डाइक्रोमेट के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है। तो ये जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं ये एक जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एरो मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ जो एरो है दिस विल बी रिवर्सिबल एरो। तो इस एरो को यहाँ पर रिवर्सिबल एरो होना चाहिए इस तरह से। अब एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कि लाइक अगर हम एक बीकर लेते हैं, लेट सपोज कि हमने एक बीकर ले लिया, तो मैं नीचे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ उसकी, यहाँ पर बना लेते हैं। अगर हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने कोई क्रोमेटाइन डाल दिया, ठीक है। जैसे क्रोमेटाइन डालेंगे तो एक क्रोमेटाइन का कलर क्या होता है हमारे पास, टोटल येलो। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो येलो कलर का हमारे पास हो जाएगा। तो येलो कलर में बना देता हूँ उसमें, ठीक है। अब ये जैसे कि ये हमने इसको पूरा येलो कर दिया, तो ये मैंने एक्वा सोल्यूशन बना दिया क्रोमेटाइन का बच्चों, ठीक है इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी क्या है, अभी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्रोमेटाइन है। तो दिस इज Cr2O7 - 2। अभी अभी इस वक्त CrO4 - 2 आइन इसके अंदर क्रोमेटाइन इसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम कोई एसिड ऐड कर दें। जैसे हम इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे तो एसिड ऐड करने से क्या होगा कि इसका जो कलर है फौरन से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसका कलर जो है ना वो रेडिश टाइप का, मतलब येलो से वो पूरा कलर इसका रेड हो जाएगा। अब रेड कलर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर अब आइन इसके अंदर जो है वो चेंज हो जा रहा है बच्चों। अब मतलब जो पहले हमारे पास क्रोमेट आइन था इसके अंदर, अब इसके अंदर जो है ना डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 - 2 आ गया। तो ये क्या एसिड ऐड करने से आया। अब अगर ये डाइक्रोमेटाइन इसके अंदर मौजूद है, अब हम क्या करें कि इसके अंदर अगर हम इसके अंदर दोबारा से बेस ऐड कर दें, इसके अंदर अगर हम कोई बेस ऐड करेंगे तो जैसे इसके अंदर बेस ऐड करेंगे तो दोबारा से क्या होगा कि इसका जो कलर है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन येलो हो जाएगा। तो ये जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसको दोहरा सकते हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपके पास क्रोमेटाइन है, दिस इज CrO4 - 2, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटाइन। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटाइन।
तो क्रोमेट आयन में जब भी हम एसिड ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे Cr2O7-2 प्लस H2O। और ये रिवर्सिबल भी है कि जब डाइक्रोमेट आयन जो हमारे पास है इसमें जब हम बेस को ऐड करेंगे तो ये वापस क्रोमेट आयन की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये कहलाता है डिक्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं। जिसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा लेंगे और 8 है तो यहाँ पर 7 और 1 8, यहाँ 2 लगा लेंगे तो ये ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारे पास क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो बेटा ये सारे रिएक्शंस हैं चैप्टर 2 के, जो रिएक्शंस आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये लास्ट में ही कर लें। सेक्शन बी और सेक्शन सी में इसके इक्वेशंस आपके पास आएंगे। तो ये चैप्टर 2 के सारे इक्वेशंस मैंने वन शॉट में आपको बता दिए। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के PDF नोट्स रिक्वायर हैं तो ये मेरा नंबर है स्क्रीन पर आपके पास, उस पर व्हाट्सएप करेंगे, देन मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।